नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। पूरे देश में इस वक्त एक ही चर्चा है। इस बार लोकतंत्र को लेकर लोगों की सोच किस तरह से आगे बढ़ी और वोट में तब्दील हुई। पूरे देश में एक ही सवाल है कि जो 400 पार का नारा था वो कैसे विफल हुआ। पूरे देश में एक ही सवाल है कि मोदी अयोध्या में कैसे हार गए। बहुत सारे इन सवालों के इर्द-गिर्द राजस्थान के ज़हन में अब ये सवाल है कि राजस्थान से कैबिनेट में जगह किसको मिलेगी? एक तरफ जहां गठबंधन में कैसे सीट्स का एडजस्टमेंट होगा, ये देश के स्तर पर बड़ा व्यापक सवाल है। वहीं प्रदेश के स्तर पर सवाल ये है कि राजस्थान में अब किसकी किस्मत चमकेगी? राजस्थान से जो सांसदों की संख्या है उसके अनुपात में होगा या फिर कुछ और फॉर्मूला केंद्र की सरकार, क्योंकि इस बार बीजेपी की सरकार के पास बहुत हाथ टाइट होंगे और उन टाइट हाथ के साथ गठबंधन के साथियों को संतुष्ट करने की चुनौती के बीच कैसे अपने लोगों को एडजस्ट करेंगे, कैसे अपने लोगों को साथ लेंगे, कैसे उनके काम का उनको इनाम दिया जाएगा, कैसे देश को आगे बढ़ाने में, विकास के रास्ते पर ले जाने में उनकी भूमिका तय की जाएगी। ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब ढूँढने की कोशिश अगले 1 घंटे हमारे खास मेहमानों के साथ करेंगे। पौरुष भारद्वाज जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, हितेंद्र शर्मा जी बीजेपी से, गोविंद चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार, वेद माथुर जी राजनीतिक मामलों के जानकार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो शुरुआत हितेंद्र शर्मा जी आपसे ही करते हैं। आपके जी। हिसाब से जिन चेहरों को राजस्थान की जनता ने दिल्ली भेजा है, उनमें से किसकी किस्मत का एक तरह से लॉटरी खुल सकती है इस बार? देखिए, राजस्थान को जब 2014 में पहली बार हमारी सरकार बनी थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार में मोदी जी ने उचित प्रतिनिधित्व दिया था। 2019 में जब सरकार रही है, उसमें भी राजस्थान को बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व मिला है। राजस्थान से कई मंत्री बने हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी राजस्थान से रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि 2024 में जो सरकार बन रही है, उसमें भी राजस्थान को अच्छा प्रतिनिधित्व मिलेगा। किसे मिलेगा, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार देता है, जैसे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार देता है, मगर राजस्थान को अच्छा प्रतिनिधित्व मिलेगा, ऐसा हमें विश्वास है। जी, राजस्थान को अच्छा प्रतिनिधित्व मिलेगा ये आपको विश्वास है। पौरुष भारद्वाज जी आपको भी विश्वास है कि राजस्थान को अच्छा प्रतिनिधित्व मिल पाएगा? मीना जी, देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि मैं उम्मीद करता हूं, मुझे आशा है और मैं चाहता हूं कि राजस्थान को अच्छा प्रतिनिधित्व मिले, परंतु जिन परिस्थितियों और जिन परिणामों की बदौलत ये सरकार बनी है, तो देखिए, इस सरकार में जिस प्रकार से खबरें छन छन के आ रही है, आप जैसे पत्रकार जो होते हैं वो खबरें ऑफिशियली भी देते हैं और अनऑफिशियली भी आती है खबरें कि है ना, जो इनके सहयोगी दल है उनमें जिस प्रकार से बड़े मंत्री पदों को लेकर के और बड़े विभागों को लेकर के जो आपस में तनातनी चल रही है, लूटमार वाली स्थिति हो रही है। तो ऐसी स्थिति में जब मंत्रिमंडल में स्थान राजस्थान को कितना मिलेगा ये देखना होगा, जब राजनाथ सिंह जी जैसे और अमित शाह जी जैसे जो अपने आप को मोदी जी की नंबर 1 और नंबर 2 वाली सरकार में नंबर 2 की पोजीशन के लिए जो आपस में लड़ा करते थे। अब देखिए, अब ये भी देखना होगा कि सरकार में नंबर 2 की पोजीशन पे चंद्रबाबू नायडू जी होंगे या फिर ना बिहार वाले जो है नीतीश बाबू होंगे, तो अभी तो वो भी देखने वाली बात है। परंतु बाकी चूंकि राजस्थान वासी हैं हम लोग और दलगत राजनीति सेकंड प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी है कि राजस्थान को प्रतिनिधित्व मिले। तो इच्छा यही रहेगी कि राजस्थान से पहले की मात्रा से भी बल्कि ज्यादा सांसद मंत्री बने। मैं आपसे बात करना चाहूंगा। गठबंधन की सरकार चलाने का अनुभव आपका ज्यादा है। यूपीए 1, यूपीए 2 जिस तरह से गठबंधन की सरकार बनी और चली, उसमें सहयोगियों को कैसे एडजस्ट किया जाता है ये आपको ज्यादा इल्म है, आपको ज्यादा मालूम है। मोदी जी के पास तो ये पहला मौका है एक तरह से जिसमें उन्हें गठबंधन की सरकार को अब वाकई में उस तरह से चलाना है जैसे गठबंधन की सरकार चलाई जाती है। इससे पहले तो वो अपनी पार्टी को फुल मेजॉरिटी में लेकर आए, इसलिए उन्हें वो अवसर, वो मौका, वो चुनौती मिली नहीं। उस चुनौती के बीच राजस्थान से एक तो ये होता है कि कौन है जो काबिल है, जिसे कैबिनेट में होना चाहिए। पहला सवाल मेरा वेद माथुर जी ये है कि जो चेहरे इस वक्त हैं, उनमें से किसको राजस्थान से कैबिनेट में होना चाहिए ताकि राजस्थान के हित में ज्यादा अच्छा बेहतर काम किया जा सके।
मीना जी, मुझे लगता है कि पहले राउंड में राजस्थान से कोई मंत्री बनेगा भी या नहीं, इसमें मुझे संदेह है। इसके दो तीन कारण हैं। देखिए, पहला कारण तो है कि कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली आदि में, तो वहां को प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। फिर साउथ के कुछ ऐसे राज्य हैं, कर्नाटक, तेलंगाना या पूर्व में उड़ीसा, तो इन राज्यों ने बीजेपी को बड़ा सपोर्ट किया, आशा के विपरीत। या मैं ये कहूं कि बीजेपी की डूबती नैया को बचाया है, तो इनको प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। मध्य प्रदेश को देना पड़ेगा, गुजरात को थोड़ा बहुत देना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ को देना पड़ेगा, महाराष्ट्र जैसा मैंने कहा कि भले ही वहां बीजेपी नहीं जीती है लेकिन उसे देना पड़ेगा। अब बात आती है राजस्थान की। तो देखिए, मेरा ये मानना है कि इस चुनाव में जो एक लाइन में यदि मंथन करके मैं इसको बोलना चाहूंगा, तो मैं ये कहूंगा कि ये चुनाव ओबीसी और एससी एसटी के दबदबे वाला चुनाव रहा है। तो ऐसे में जो मंत्रिमंडल का स्वरूप होगा, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की आप बात करें तो वहां जो अखिलेश यादव के लोग जीत के आए हैं, मुझे लगता है कि उसमें कम से कम 80% ओबीसी, एससी एसटी और मुस्लिम्स हैं। तो बीजेपी भी इस बार एससी एसटी और ओबीसी को पूरा प्रतिनिधित्व देगी, नंबर एक। नंबर दो, जो पुराने चेहरे हैं उनमें चाहे भूपेंद्र यादव हो या और कोई हो, उनको इस बार चांस मिलने का चांस कम है। उसका कारण यह है कि उन्होंने जो कुछ किया वो फ्लॉप हो गया। उनको चांस मिला, मंत्री बने, सब कुछ रहे, लेकिन ऐसा कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए। हालांकि वो बात अलग है कि मोदी जी की वर्किंग के अंदर जो उनके अंडर में मंत्री थे, उनको उतनी स्वतंत्रता नहीं रही होगी जितनी वो चाहते होंगे। लेकिन एनीवे, दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि खींचतान कितनी भी हो, लेकिन वित्त का पद, फाइनेंस हुआ, होम हुआ, ये और डिफेंस, ये तीन पोर्टफोलियो तो बीजेपी किसी भी स्थिति में किसी और को नहीं देगी। जहां तक रेल का सवाल है, मुझे लगता है कि रेल नीतीश कुमार ले जाएंगे। बदले में और भी कई अच्छे विभाग हैं, जैसे ग्रामीण विकास है, हेल्थ है, शहरी विकास है, और एक और इम्पोर्टेंट विभाग सड़क वाला जो है, रोड ट्रांसपोर्ट वाला, तो ये विभाग जरूर जा सकते हैं। तो कुल मिला के रहेगा इन, लेकिन कुछ बड़े मंत्रियों की भी छुट्टी होने के आसार हैं। कुछ बहुत बड़े बड़े मंत्री हैं, जैसे मुझे लगता है कि निर्मला सीतारमण भी इस बार आउट हो जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। क्योंकि देखिए, मोटे तौर पे जो आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन बनती है, उसमें आपकी आर्थिक नीतियों का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज मान लो बीजेपी सक्सेसफुल होती तो उसका श्रेय भी इनकी आर्थिक नीतियों को मिलता। तो जब अब बीजेपी इस बार चुनाव में अच्छा नहीं कर पाई, तो निर्मला जी इस बार आउट होती मुझे दिख रही है। और राज्यसभा से कम लोगों को इस बार प्रतिनिधित्व मिलेगा, लेकिन जैसे विदेश मंत्री हैं वो बरकरार रहेंगे, क्योंकि वो इतने टेक्निकली साउंड हैं और इतने योग्य हैं कि कोई और पार्टी भी यदि आ जाती सत्ता में तो उन्हें रखना चाहती है। विदेश मंत्री को भी कायम रखना इस वक्त मोदी जी के लिए कितना मुमकिन है, ये एक लाख टके का सवाल है। लेकिन एक तो ये कि अलायंस को कितनी सीट देंगे, खुद कितनी सीट देंगे, होम, फाइनेंस, डिफेंस जैसे बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज किसके पास जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो चुनावों से पहले भी हमने चर्चा की थी कि इस बार की कैबिनेट काफी कुछ बदली हुई होगी। लेकिन राजस्थान से अगर हम बात करें तो राजस्थान से पिछले 2 टेन्योर में जो कैबिनेट में हिस्सा था वो इस बार नहीं मिलने वाला, ये तय है। इसके कारण भी समझ में आता है कि इस बार राजस्थान से उतनी बड़ी संख्या में जीत नहीं मिली। उसका कारण ये भी समझ में आता है कि आने वाले राज्यों के चुनावों में जो संदेश देना है उसमें भी राजस्थान अब फिट नहीं है। 4.5 साल बाद चुनाव है, बाद में देखेंगे कैसे क्या करना है। अभी राजस्थान के कितने लोगों की संभावना कैबिनेट में आइडियली होनी चाहिए, गोविंद चतुर्वेदी जी? जैसे वेद माथुर जी कह रहे हैं कि उन्हें लगता है कि पहली मतलब 9 तारीख को जब मोदी जी शपथ लेंगे उस समय राजस्थान से कोई होगा, इसमें भी उनको डाउट है। लेकिन आपको क्या लगता है गोविंद चतुर्वेदी जी, राजस्थान को कितना हिस्सा मिलना चाहिए? नहीं मीना जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि वेद जी ने जो बोला मैं थोड़ा बाद में जुड़ा, इसलिए मैं पूरी बात नहीं सुन पाया। लेकिन आपने जो व्यूज बताया उनका मैं थोड़ा सा अलग राय रखता हूँ। मुझे लगता है कि नंबर 1, निश्चित तौर पे अपन ने 25 सीट नहीं दी है बीजेपी को,
तो जितनी सीट दिए उसके हिसाब से रिप्रेजेंटेशन होगा नंबर 1। लेकिन पहली लिस्ट में 9 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख जब भी होगी शपथ, तो उस शपथ में 2-3 लोग तो राजस्थान से आने चाहिए, और मुझे लगता है कि उनमें ओम बिरला एक नाम होगा, वो जरूर हो सकते हैं। स्पीकर वाला जो क्या आगे तय होता है, लेकिन पहली लिस्ट में राजस्थान का रिप्रेजेंटेशन होगा, ये मुझे लगता है। और दूसरा ये कि रिप्रेजेंटेशन हमारा कम होगा, ये भी मुझे लगता है। जी, पहले तो की तरह पहला नहीं होगा, नाम पहले एक नाम एक नाम आपको नजर जो आ रहा है वो है कि ओम बिरला का नाम हो सकता है। ओम बिरला लगते दूसरा हैं। दूसरा नाम भी कोई हो सकता है या एक नाम से ही राजस्थान को संतुष्टि लेनी पड़ेगी? नहीं, दूसरा नाम भी हो सकता है। दूसरे नाम में आप अभी से रूल आउट पूरी तरह न गजेंद्र सिंह को भी नहीं कर सकते, पीपी चौधरी को भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये देखिए, मेरा मानना ये है, गलत कोई भी हो सकता है अपने अनुमानों में, लेकिन पहली जो कैबिनेट बनेगी, और अब क्योंकि गठबंधन सरकार है, अब वो अपनी मर्जी वाली जो भी मैंने कर दिया वो फाइनल है, वो अब नहीं होगा। मेरे मित्र हितेंद्र उसको अन्यथा न लें उन शब्दों को, लेकिन अब वो सूरत अगले 5 साल अगर सरकार रहेगी, नहीं रहेगी, कितने टाइम रहेगी, वो अलग बातें हैं, क्योंकि पुराना इतिहास गठबंधन सरकारों का अगर आप जाके देखें, तो 10 सरकारों में से 7 सरकारों ने अपने टर्म पूरे नहीं किए गठबंधन की। जी, जी। और वो जो टर्म पूरे किए वो किन 2 लोगों की सरकारों ने किए? अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह। तो वो दोनों इतने मतलब ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्सनालिटीज थे कि उनसे किसी का विरोध हो नहीं सकता था। मोदी जी का नंबर 1 गठबंधन की सरकारें चलाने का ये पहला मौका है। इसके पहले जो भी एनडीए की सरकारें 2 रहीं, कहने को थी 14 और 19 की, वो बीजेपी की सरकारें थी पूरी, और उसमें ये भी कई मौके आए जब हमने अपने नज़रों से देखा है कि जो कर दिया वो कर दिया, उसके आगे कुछ नहीं था। तो वाजपेयी जी ने जो राजधर्म के पालन की एक बार बात कही थी शुरू में, तो अब वो अभी बीजेपी कह रही है गठबंधन धर्म को निभाएंगे, निभाना भी पड़ेगा अगर सरकार चलानी है तो। अब किस सीमा तक निभाएंगे नहीं निभाएंगे वो बात की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि जब ये गठबंधन की सरकार होगी तो बीजेपी की तरफ से भी ज़्यादा से ज़्यादा अनुभवी लोगों को इसमें शामिल करने की कोशिश की जाएगी, ताकि वो निगाह अच्छी तरह रख सकें गठबंधन के साथियों पर, जिनको सरकार चलाने का, क्योंकि अब जो नाम आ जाएंगे वही होंगे टीडीपी की तरफ से, जो नाम आ जाएंगे जेडीयू की तरफ से वही होंगे। तो उन लोगों पर जो चेक एंड बैलेंस की कोशिश हमेशा रहती है, वो रखने के हिसाब से अनुभवी लोग होंगे। तो उनमें 3-4 नाम हैं, अब उनमें से कितने पहली लिस्ट में आते हैं, दूसरी में आते हैं, जी। ये बड़ा इशू नहीं है। जी, तो गोविंद चतुर्वेदी जी, शपथ ग्रहण होने में अभी 2 दिन का समय है। चुनावी नतीजे आए हुए अभी महज 2 दिन हुए हैं, लेकिन आज से ही चर्चाएं ये होने लग गई है कि ये सरकार कितने समय तक चलेगी। ऐसी गठबंधन की राजनीति और गठबंधन की सरकारें क्या हिंदुस्तान के हित में है? नहीं, गठबंधन की सरकारें और राजस्थान मतलब हिंदुस्तान के हित में नहीं है, ये तो मैं कह ही नहीं सकता। मैं नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कहेगा। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को कौन कहेगा कि वो देश हित में नहीं थी? या मनमोहन सिंह की 2 टर्म की सरकार रही, दोनों टर्म की सरकारों में परमाणु संधि जैसे बड़े काम हुए, तो वो सब देश हित में ही थे। तो उन सरकारों के बारे में ये कहना, या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया, पहला 1974 में इंदिरा जी ने किया, उस समय कांग्रेस सरकार थी। तो गठबंधन की सरकारें पूरी तरह देश हित में होती हैं, किसी भी सरकार को। और जो 7 सरकार जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो मुरारजी देसाई की हो, चरण सिंह की हो, देवगौड़ा की हो, गुजराल की हो, वीपी सिंह की हो, कोई भी सरकार हो, उसको देश हित के खिलाफ तो कहा ही नहीं जा सकता। इसलिए देश, आप देश हित जो कह रही हैं, मैं उसको भी समझ रहा हूँ, वो भाव उसका मतलब आपका देश के इंटरेस्ट नहीं, से नहीं, है। नहीं, नहीं, मेरा नहीं, भाव नहीं, देश हाँ, अरे भाई हाँ, बात सुनो आप, मैं कोई देश और विदेश की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, वो लार्जर कंट्री इंटरेस्ट में ही काम करने वाली होंगी सरकारें। मैं ये कहना, वो जो आप कह रही हो वही मैं कह रहा हूँ, उसमें कोई फर्क नहीं है दोनों के भाव में। तो वो आराम से उसी तरह से उन 7 सरकारों ने काम किया, और कोई भी सरकार। लेकिन अभी जो प्रश्न होगा ना, जो सबसे पहला जो
कि बीजेपी को तो गठबंधन सरकारों को चलाने का अनुभव है बीजेपी को, लेकिन कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने अपने 2 टर्म बहुत मजबूती से पूरे किए बीजेपी के बहुमत के बूते और जो करना था वो किया, उनको गठबंधन सरकार का अनुभव नहीं है। अब उनको वो गठबंधन धर्म सीखना पड़ेगा। आज के बीजेपी नेतृत्व को वो गठबंधन धर्म सीखना पड़ेगा। मेरे अंदाज से, मैं विषय से नहीं भटक रहा हूं, लेकिन वो गठबंधन धर्म उस बात में नहीं होता जो नड्डा जी ने अभी कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अब हमको मदद की जरूरत नहीं। इस गठबंधन धर्म में सबकी मदद की जरूरत पड़ती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो बीजेपी का आधार है और उसके बारे में कहना तो मेरे अंदाज से बीजेपी के अपने लोग भी सहमत नहीं होंगे उनके उस भाव से। लेकिन अच्छी बात इस गठबंधन में ये है, जो पिछली दोनों या तीनों या जो भी 10 गठबंधन सरकारें रही उनसे अलग है, वो अलग ये है कि इस बार जिन दलों की मदद की जरूरत है वो बहुत ज्यादा नहीं है। गठबंधन वाले भी दल भलाई एनडीए में 38 हो, 37 हो, 27 हो, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जो बड़ी ताकत है वो 2 ही जगह है। वो बड़ी ताकत टीडीपी, जेडीयू, एलजेपी, जो चिराग पासवान वाली पार्टी है। तो इनकी वजह से बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं होगी। फिर 240 बीजेपी की हैं। वाजपेयी जी के टाइम पे शायद, अगर मुझे सही ध्यान है, तो 180-85 शायद 185 सीट्स थी उस समय, तो वो सीटें कम थी। इस बार बीजेपी के पास खुद भी 240 सीटें हैं, तो उन 240 सीटों के बाद जो 32 या 35 का आंकड़ा बचता है वो बहुमत में बहुत फर्क है। और इनमें से फिर भी निश्चित मानिए जो कोशिशें होंगी वो कोशिशें जो पहले होती रही हैं वो भी होंगी। आज ही फिलर आने शुरू हो गए कि छोटे दलों पे, अन्य निर्दलियों पे निगाह है। तो कुल मिला करके गठबंधन धर्म निभाना आसान तो होगा, लेकिन भारी पड़ेगा। जी, तो गठबंधन की सरकारें चेक एंड बैलेंस की सरकारें होती हैं, दबाव की सरकारें होती हैं, मोल भाव की सरकारें होती हैं, और उन सरकारों में वाकई में देश के विकास की रफ्तार कितनी तेज हो पाती है, बढ़ पाती है। उन सरकारों में जिन बड़े फैसलों को लेने की बात नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव से पहले कर रहे थे, देश के प्रधानमंत्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री इस वक्त, वो कितना कर पाते हैं, ये एक बड़ा सवाल और चुनौती है। लेकिन देश ने अगर ये मैंडेट दिया है तो कुछ सोच समझ के ही दिया है, हितेंद्र शर्मा जी। जी देखिए, ये पूरे पैनल में जो बार बार एक बात निकल के आ रही है, गठबंधन धर्म। हम लोगों ने जब पूर्ण बहुमत में थे 2014, 2019, तब भी गठबंधन धर्म का पालन करा था। एनडीए के जितने भी सहयोगी दल थे सबको साथ लेके चले थे। अभी भी एनडीए चुनाव लड़ा था और देश की जनता ने एनडीए को मैंडेट दिया है। एनडीए सरकार बना रहा है और आप लोग निश्चिंत रहिए, 5 साल तक मजबूती से राष्ट्र विकास के लिए समर्पित एक सरकार हम लोगों को मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल करेगा। जी, ये तो आपकी बात आज तो समझ में आती है कि आप ये कहें, और ये कहना भी चाहिए, और ये होना भी चाहिए, ये करना भी चाहिए। लेकिन सवाल आज देश के राजनीतिक गलियारों में, सामाजिक गलियारों में जो गूंज रहा है, जो पूछ रहा है कि कैसे होगा, कितने दिन चल पाएगी, अभी से ये बातें जो होने लगी हैं, इन बातों के मध्य निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण होगा सफर, हितेंद्र जी। कोई चुनौतीपूर्ण सफर नहीं रहने वाला। हमारा नेचुरल अलायंस है, कहीं भी कोई अननेचुरल अलायंस नहीं है। हम लोग सब साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं और हमारे सभी गठबंधन सहयोगी बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए रहे। हमारी सबकी राजनीतिक सोच, आइडियोलॉजी लगभग एक जैसी है। सब राष्ट्र हित में काम करने वाले लोग हैं और हम सब लोग मिलकर एक अच्छी और मजबूत सरकार इस देश को पूरे 5 साल के लिए देने वाले हैं। जी, लेकिन बहुत सारी खबरें आ रही हैं। खबरें जिस तरह की आ रही है उसमें जो आपके घटक दल के लोग हैं वो दूसरे इंडिया ब्लॉक के भी एक तरह से क्लोजली डिस्कशन में आ रही है बातें कि उनके भी संपर्क में हैं। पौरुष भारद्वाज जी, ये बात सही है क्या?
मीना जी देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा आपसे कि आपने जैसे अभी जितेंद्र जी से पूछा, जितेंद्र जी शायद उसका स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए, उनकी मजबूरी भी हो सकती है चूंकि भाजपा के प्रवक्ता हैं। तो मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए एनडीए की बातें कर रहे हैं। एनडीए चाहे मोदी जी की सरकार का पहला कार्यकाल हो या दूसरा कार्यकाल हो, उसमें हमें एनडीए के सहयोगी दलों को तो बहुत दूर छोड़ दीजिए, उसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस भी हमें कहीं फ्रेम में नजर नहीं आए। आप हमने वो सीन देखे कि जहां पर सिर्फ कि अब की बार मोदी सरकार, मोदी का नारा, मोदी की गारंटी, मोदी का वादा, सिर्फ मोदी के सिवाय कुछ नहीं चला। मोदी जी ने, आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लास्ट में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इनके, उन्होंने कहा कि भाई हमें संघ की भी जरूरत नहीं है, आरएसएस की भी हमें जरूरत नहीं है। और ये तो एक मजबूरी मानिए, चूंकि नाम भारतीय जनता पार्टी है। अगर ये लोग आगे जाकर के इस बार अगर पूर्ण बहुमत में जीतते तो ये भी कह सकते थे कि भाई हमें भाजपा के कार्यकर्ताओं की कोई जरूरत नहीं है, अब इसका नाम बदल के भारतीय मोदी पार्टी किया जाता है। परंतु देखिए जिस प्रकार से परिणाम है, परिणामों ने मोदी जी का जो गर्व तोड़ा, उसके बाद इनके इनके कपड़े बदल गए, इनके नारे बदल गए और इनके विचार बदल गए। परंतु सरकार चलाने की सफलता के लिए इनको व्यवहार बदलना पड़ेगा। क्या व्यवहार इनका बदलता है वो हमें देखना होगा। आपने देखा कि कहाँ ये लोग पहले प्रधानमंत्री, हाँ दूसरी बात देखिए, हम लोग कहते हैं कि हमारी देश की कहावत होती है कि भाई जो मुंह को ऊपर करके थूकता है वो उसी के ऊपर आकर के गिरता है, या फिर दूसरों पे कीचड़ उछालता है वो आखिरी में उसके खुद के भी हाथ सनते हैं। तो देखिए उसी बात को मोदी जी के व्यवहार में और चुनाव परिणाम में परिलक्षित हुई। मोदी जी कहते थे कि भाई दंगे कौन करता है या फिर है ना इस तरह की घटनाएं कौन करता है, उनका उनके कपड़ों के रंग देख के पहचाना जा सकता है। और आज विडंबना देखी जी मोदी जी को, कल हमने देखा कि मोदी जी एक रंग विशेष की जैकेट में थे। कहाँ दिन में 4 बार मोदी जी के कपड़े बदलते थे, परंतु एक रंग विशेष की जैकेट पहन के उन्होंने अपने सहयोगियों को संदेश देना चाहा कि भाई मैं अब तक एक हार्ड हिंदुत्व का चेहरा था और आप लोगों की मजबूरियां थी कि आप लोग, मजबूरी थी, आप लोगों की थीम थी कि भाई आप लोगों को एक वर्ग विशेष के साथ भी आप मिलजुल कर चलते हैं, भारतीय संविधान के तहत राजनीति करते हैं, चलते हैं, करते हैं, परंतु मैं आपके लिए कंफर्टेबल रहूंगा। और देखिए भगवान राम राजनीति जी का नारा राजनीति लगाना। का आप कहना चाहते हैं कि अब राजनीति इतनी दूर संदेश देने वाली हो गई है कि मोदी जी ने ग्रीन जैकेट पहन लिया तो आपने कहा उसका संदेश क्या है? वाह! नहीं पौरुष देखिए मीना जी, भारद्वाज जी। मैं आपसे इस पर्यावरण बात को दिवस कहना है। चाहूंगा। देखिए देखिए कहाँ तो कांग्रेस के ऊपर चुनाव में आपने देखा कि ये नारे लगाते थे कि भाई कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो मुसलमानों को आपका आरक्षण छीन के दे देगी, आपकी भैंस खोल के ले जाएंगे, ये हो प्लीज जाएगा और वो हो प्लीज जाएगा। पौरुष आज आप भारद्वाज जी, पौरुष भारद्वाज जी, टीडीपी के प्लीज टीडीपी के पौरुष घोषणा पत्र, भारद्वाज मीना जी, जी। पौरुष भारद्वाज जी, न्यूज 24 पर हिंदुस्तान के नागरिक सिर्फ नागरिक होते हैं। सो प्लीज आप नहीं इन मैं शब्दों बिल्कुल नहीं, में कम शब्दों में बचे। मैं और अपनी तरफ से नहीं कह रहा। मैं मीना जी, दूसरी बात मैं तो प्रधानमंत्री जी के भाषणों को कोट कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। हम तो नहीं नेचुरल, हम तो आप संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। हमारे लिए हाँ तो सर्वधर्म और 36 कौमों को साथ लेके चलने वाले लोग हैं। हम लोगों ने कभी जाति की या धर्म विशेष की राजनीति नहीं की। मैं तो सिर्फ एक प्रधानमंत्री जी के बातों को कोट कर रहा था। और आप देखिए आज प्रधानमंत्री जी कहा तो हमारे ऊपर इस तरह के आरोप लगाते थे, अब कहां आज उनको उस टीडीपी का सहारा लेना पड़ रहा है कि जिस टीडीपी के घोषणा पत्र में 4% मुस्लिम आरक्षण की बात है, जिसमें हर मस्जिद के इमाम को 5,000 रुपए प्रति माह प्लीज वजीफा देने की बात है, जिसका पौरुष 100 करोड़ भारद्वाज जी, रुपए पौरुष नूरी भारद्वाज भाषा आयोग जी, बनाने की बात। पौरुष भारद्वाज जी, मैं हम वापस मीना जी, मैं यही आपकी भावना मेरी भावना है, आपकी भावना मेरी भावना है। बिल्कुल मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि प्रकृति ने, कुदरत ने, भारतीय जनता ने प्रधानमंत्री जी को संदेश दिया कि हमको सभी जो भारत के नागरिक हैं वो हमारे लिए समान होने चाहिए। हम लोग जो जिस तरह से नफरत की भाषा का प्रयोग करते हैं, जब हम किसी जाति में विभेद करते हैं, हम धर्म में विभेद करते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं, तो इस तरह की राजनीति लंबी नहीं चलती और आखिरी में आपको सबको साथ लेकर ही सबका विकास करना पड़ता है। ये इस चुनाव के परिणामों ने परिलक्षित कर दिया। मैं आपसे बात कहना चाहूंगा। तो मोदी जी समझ जाएंगे इस चुनाव के परिणामों से जो परिलक्षित हुआ है उससे, अब वो शब्दावली देखिए या मैं उस तो तरह की मैं चीजें नहीं होंगी। देखिए मैंने आपसे ये बात की मीना जी कि कपड़े बदल गए, नारे बदल गए, विचार बदल गए, अब व्यवहार बदलने की देर है। व्यवहार अगर मोदी जी बदल पाएंगे तो वो भविष्य बताएगा मोदी जी कितना व्यवहार बदल पाते हैं। राकेश वशिष्ठ जी जुड़ गए, मैं उनके पास जाती हूँ, लेकिन उससे पहले पौरुष भारद्वाज जी आपसे एक सवाल और लेती हूँ। सवाल ये कि गोविंद चतुर्वेदी जी ने जैसे कहा, वेद माथुर जी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि कैबिनेट में राजस्थान से एक का नाम भी मुश्किल है। गोविंद चतुर्वेदी जी ने कहा अगर एक नाम होता है तो ये और 2 नाम होते हैं तो ये, ओम बिरला और पीपी चौधरी। अगर राजस्थान से 1 या 2 नाम होते हैं तो क्या वो संतुष्टिजनक है इस वक्त की परिस्थितियों में?
देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि अगर हम सिर्फ चुनाव लड़ते हैं, उस समय निश्चित तौर पर चुनावी लाभ और हानि देखी जानी चाहिए, परंतु जब चुनाव लड़ लेते हैं तो बजाय इसके देखने के कि हमें किस राज्य ने कितनी सीट दी, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि हम पूरे भारत को एक उचित अनुपात में प्रतिनिधित्व मिले, भारत के सभी राज्यों का समान रूप से विकास हो, संसाधनों का सभी समान रूप से राज्यों के आधार पर भी बंटवारा हो, जातियों के आधार पर भी बंटवारा हो। एक बार मैं राकेश वशिष्ठ जी के पास जाती हूँ, उतनी देर यूपीए 1 और यूपीए 2 में राजस्थान का प्रतिनिधित्व जरा देख के बताइएगा कितना था। राकेश वशिष्ठ जी, आपके पास आ रही हूँ मैं। राजस्थान को अब केंद्र की नरेंद्र मोदी 3 जो सरकार बनने जा रही है, 18वीं लोकसभा में राजस्थान का रिप्रेजेंटेशन इस बार कैसा रहने वाला है राकेश जी? परुष जी जरा जरूर से गौर करिएगा, यूपीए 1 और 2 में राजस्थान को कितना प्रतिनिधित्व था? देखिए मीना जी, पिछले 2014 और 2019 में दो अलग अलग राजनीतिक परिस्थितियां थी। 2014 में आपका उनका जो संघर्ष था वो वसुंधरा घर में ही था, वसुंधरा राजे से था। तो उनको कॉम्पनसेट करने के लिए, उनके विरोध को कॉम्पनसेट करने के लिए उन्होंने राजस्थान में प्रतिनिधित्व किया, ज़्यादा आपके मिनिस्टर बनाए। 2019 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए उन्होंने सपा बनाया। अब की बार परिस्थितियां बदली हैं। अब की बार एक तो उनके पास जो 24 का जो आंकड़ा था पहले, वो घट के 14 का रह गया। दूसरी बात, अब फिलहाल कोई उनके पास इलेक्शन नज़दीक कोई है नहीं, और ना किसी से कोई मुकाबला है और ना किसी को कॉम्पनसेट करना है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन जरूर मिलेगा, ये निश्चित बात है। ऐसा नहीं हो सकता। उसमें मेरे हिसाब से आपके एक तो गजेंद्र सिंह शेखावत को आपके बार फिर मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 5 साल गहलोत सरकार से पूरी लड़ाई लड़ी है और उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए हैं और बड़े दमखम से लड़े हैं, और राजपूत नेता हैं इनको, क्योंकि राजपूत उनका कोर वोटर है और उसको संभाल कर रखना, उनको रिप्रेजेंटेशन देना जरूरी है। दूसरा मुझे लगता है दुष्यंत सिंह का। दुष्यंत सिंह को करने का कारण क्या है? एक तो वो जाट नेता तो हैं, वसुंधरा के बेटे हैं, और आपके जब पिछले चुनाव 2019 के चुनाव में, 2023 के चुनाव में शायद इनका इस बात का सहमति बनी थी वसुंधरा राजे से और केंद्रीय नेतृत्व की, जहाँ तक हमको जानकारी है, कि हम आपके बेटे को आगे रिप्रेजेंटेशन देंगे, आप आराम करें, आपको जितना आपने राजनीति कर ली। तो एक आधार उनका दुष्यंत सिंह का ये बनता है। तीसरे सबसे दमदार जो आदमी है वो भूपेंद्र यादव है। भूपेंद्र यादव को इग्नोर करना, क्योंकि उनका हरियाणा के चुनाव अगली बार होने वाले हैं और ओरिजिनली हरियाणा में उनकी काफ़ी पैठ है, इसलिए भूपेंद्र यादव को भी रखना उनकी एक आवश्यकता है, और मोदी के और शाह के बड़े विश्वसनीय हैं। तो मैं समझता हूँ कि 2 या 3 आदमी तो आने हैं। अर्जुन राम मेघवाल को हो सकता है वो संगठन के काम में इस बार लगाएं, क्योंकि वो लगातार मंत्री रहे हैं, हालांकि परफॉर्मेंस उनकी ठीक रही है उनके हिसाब से, लेकिन मुझे लगता है कि 3 में से 2 या 3 आदमी तो आने हैं, और इससे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन शायद राजस्थान को नहीं मिल पाएगा। जी वेद माथुर जी, जितने नाम आए हैं, ओम बिरला, भूपेंद्र यादव, राकेश वशिष्ठ जी ने बताया, इसके अलावा जो 2 नाम अभी उनमें एक नाम दुष्यंत सिंह, वसुंधरा राजे के बेटे। क्या इस चुनाव में बीजेपी को जितनी सीट मिली है उसमें वसुंधरा के लिए, वसुंधरा राजे के बेटे के लिए अभी जगह है? क्या वसुंधरा राजे की वजह से जो नुकसान हुआ है, पार्टी अब समझेगी कि उनको साथ लेकर चलना है और इसलिए उनके बेटे को बनाना है? देखिए मीना जी, मैंने अभी कहा था कि हो सकता है कि राजस्थान को प्रतिनिधित्व ही ना मिले, तो उसमें मेरा मंतव्य ये था कि पहले राउंड में हो सकता ना मिले, दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में मिल जाए। लेकिन मैं एक बात पे पूरी तरह से कायम हूँ कि इस बार राजस्थान को वो प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा जो अब तक मिलता है। कारण स्पष्ट है कि उनके पास स्कोप नहीं है बहुत ज्यादा। उनको नीतीश कुमार को भी देना है, नायडू को भी देना है, छोटी छोटी 1-1, 2-2 MP वाली पार्टियां, उनको भी मंत्री देने हैं। जैसे जीतम राम मांझी हैं, उनको भी मंत्री बनाना है। तो ऐसी बहुत सारी मजबूरियां उनकी है। लेकिन मैं उससे पहले एक और मुद्दे पे चर्चा करना चाहूंगा
कि बार बार ये चर्चा हो रही है कि गठबंधन धर्म निभाएंगे नहीं निभाएंगे, चलेंगे नहीं चलेंगे। मैं कहता हूं कि आप धर्म की जगह शब्द यूज कीजिए कि गठबंधन में मजबूरी होती है। यहाँ पर जितनी मजबूरी बीजेपी की है उससे ज्यादा मजबूरी नीतीश कुमार की है। क्या नीतीश कुमार बीजेपी के बिना सरवाइव कर सकते हैं? उससे भी बड़ी बात मैं आपको एक कह रहा हूं कि नीतीश कुमार चिराग पासवान के बिना सरवाइव नहीं कर सकते हैं। चिराग पासवान का प्रभाव आप ये मत समझिए कि 5 लोकसभा क्षेत्रों में है। चिराग पासवान युवा हैं, रामविलास पासवान के पुत्र हैं, पढ़े लिखे हैं, गुड लुकिंग है, अच्छे ऑरेटर हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं। उनका पेन पूरे के पूरे बिहार में प्रभाव है। मान लो वो 3-4% वोटों को प्रभावित करते हैं जैसा उन्होंने पिछली बार किया था। पिछली बार भी उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी का विरोध किया था तो उनको मुंह की खानी पड़ी थी, बहुत सीटों पे हारना पड़ा था। तो मेरा ये कहना है कि ये गठबंधन जो होता है ना मीना जी, ये मजबूरी होती है दोनों पार्टियों की। आज मजबूरी ना हो तो नीतीश कुमार कल चले जाएं, और आज मजबूरी ना हो तो मोदी जी उन्हें अपने घर में ना घुसने दें। ये मजबूरी है दोनों की, इसलिए इस पे चर्चा ना करें मेरे हिसाब से कि ये गठबंधन चलेगा या नहीं चलेगा। ये चलने वाला है, क्योंकि देखिए सत्ता का सुख है, वो सुख सारी पार्टियां जो भी गठबंधन की होती है समान रूप से लेती हैं। ऐसा नहीं होगा कि बीजेपी सारा सुख ले ले और नीतीश कुमार को रेल मंत्रालय ना मिले या नायडू को वो बढ़िया मंत्रालय ना मिले। हिंदुस्तान में 10 सरकारें जो गठबंधन की केंद्र में बनी, अभी आपने सुना था गोविंद चतुर्वेदी जी ने बताया, इंद्र कुमार गुजराल, देवे गौड़ा, यहाँ तक कि वाजपेयी जी को एक वोट से अपनी गठबंधन की सरकार गंवानी पड़ी थी। उन सब परिस्थितियों से ज्यादा विपरीत परिस्थितियां इस मायने में है इस बार, क्योंकि इस बार एक तरफ बीजेपी का स्टेक पर बहुत ज्यादा है और वहीं दूसरी तरफ बाकी लोगों के पास विकल्प है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक जो है, इंडिया गठबंधन जो है, वो भी कोई बहुत कमजोर नहीं है आज। इसलिए पासा पलटकर दूसरी तरफ जाने की और जो मजबूरी जिसे आप बता रहे हैं या जरूरत जिसे आप बता रहे हैं या जो मोल भाव है जहां ज्यादा होगा वहां तो ये तलवार तो लटकी रहेगी। ऐसा नहीं है कि इस तलवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच पाएंगे अगर वो प्रधानमंत्री बनते। हालांकि इस बात में किसी को कोई ज्यादा संशय है नहीं। इस तरह की खबरें चल रही हैं या चलाई जा रही हैं या कही जा रही हैं कि भाई एनडीए के लोग जो हैं वो किसी और नाम की डिमांड कर सकते हैं, लेकिन ये भी किन लोगों के द्वारा चलाई जा रही है या क्या है ये हम सब जानते हैं। आज की तारीख में एनडीए के समर्थक घटकों ने प्रधानमंत्री मोदी को सहमति पत्र दे दिया है। कार्यवाहक देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार इसमें मीना जी एक मिनट, हाँ मीना जी एक मिनट, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा कि देखिए कोई भी नीतीश कुमार हो या और कोई भी व्यक्ति हो, वो उस सरकार का हिस्सा बनना चाहेगा जिसमें स्थिर होने की ज्यादा संभावना हो। तो आप मुझे बताएं कि एक ऐसी सरकार जिसमें भाजपा के लगभग 250 सदस्य हैं, वो स्थिर होने की संभावना ज्यादा है या इंडी का गठबंधन जहां कांग्रेस के पास 99 सीटें हैं? तो दूसरा मुद्दा महत्वपूर्ण ये है कि विवादास्पद मुद्दे क्या होते हैं। देखिए जहां तक बंटवारे की सवाल है, कोई भी व्यक्ति अनरीजनेबली डिमांड नहीं कर सकता। जहां तक ज्यादा मंत्री मांगेंगे वो दे दिए जाएंगे, लेकिन मंत्रालय जैसा मैंने कहा कि फाइनेंस है, होम है, डिफेंस है, ये नहीं दिया जाएगा, वो मांगेंगे भी नहीं, वो दूसरे ही मांग रहे हैं विवाद। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा विवाद मंत्रालयों को लेके होगा। संख्या को लेके होगा तो उनको दे दिए जाएंगे, वो एडजस्टमेंट है तो मोल भाव है, इसमें कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हो जाएगा। एक बात। दूसरी, आपने एक सवाल उठाया कि आप इतिहास उठा के देखें तो गठबंधन की सरकारें फेल हो गई, लेकिन एक तो आज की राजनीति को आप देखें, इसमें एक पार्षद का चुनाव जीतना भी बहुत मुश्किल काम है। आप देखिए कई दिग्गज भी हार गए, स्मृति ईरानी जैसी दिग्गज भी हार गई, तो अधीर रंजन चौधरी भी एक बिल्कुल नए खिलाड़ी से हार गए। तो व्हाट आई वांट टू से कि इस नई पॉलिटिक्स में चुनाव में कोई भी दोबारा नहीं जाना चाहेगा, इवन कांग्रेस नहीं जाना चाहेगी। यदि आज की आज मिड टर्म पोल हो तो कोई भी नहीं जाना चाहेगा, और बार बार दल बदल होगा नीतीश कुमार द्वारा, नायडू द्वारा, तो निश्चित रूप से मिड टर्म पोल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, वो कोई नहीं जाएगा। अब राजस्थान के रिप्रेजेंटेशन पे मैं फिर से आता हूँ। देखिए मुझे लगता है कि इस चुनाव में बीजेपी को जो नुकसान हुआ 2 जातियों की वजह से ज्यादा हुआ। एक तो एसटी के अंदर मीणा कम्युनिटी और दूसरी जाट कम्युनिटी।
जो देखिए मुख्यमंत्री का पद ब्राह्मण को मिला, डिप्टी सीएम में एक राजपूत आ गए, एक और एससी से आ गए, लेकिन जाटों को लगा कि हमें वो प्रतिनिधित्व नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। इसी तरीके से मीणा कम्युनिटी को उम्मीद थी कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को कोई अच्छा पोर्टफोलियो मिलेगा, तो ये दो चीजें नुकसानदेह सिद्ध हुई है। तो मुझे लगता है कि इस बार जब भी केंद्र में कोई विस्तार होगा या जब भी वो यहाँ के किसी मंत्री को शामिल करेंगे, तो मेरा विश्वास है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि ओम बिरला की जगह कोई जाट या कोई मीणा इस तरह की जाति, एसटी या कोई ओबीसी जाट कम्युनिटी पर्टिकुलरली, उनको प्रतिनिधित्व मिलने का चांस ज्यादा है। दूसरा ये है कि जो लोग बार बार चुनाव जीते हैं उनके बारे में मेरा एक सवाल है आपसे। मैं टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं सवाल कर रहा हूँ। मैं सवाल कर रहा हूँ ओम बिरला जी के बारे में, मैं सवाल कर रहा हूँ, और जितने मंत्री थे, अर्जुन मेघवाल के बारे में भी मेरा सवाल है कि अपने संसदीय क्षेत्र के बाहर यदि वो जाकर खड़े हो जाएं तो उनके उंगली के हाथ के इशारे से कितने वोट पड़ जाएंगे। बीजेपी हारी इसलिए कि जो लोग अपनी जाति या समुदाय, कोई कहता है मैं किसान हूँ, कोई कहता है मैं वैश्य हूँ, कोई कहता है मैं जाट हूँ, मेघवाल हूँ, लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र से बाहर उनके पास कितने वोट है। यदि उनके पास वोट होते तो फिर तस्वीर कुछ और होती। और हमारे, मैं अजमेर से आता हूँ, अजमेर के जो हमारे सांसद है भागीरथ चौधरी, वो नागौर में 100 वोट भी ला पाए, इसमें मुझे संदेह है। तो उनको कैसे मंत्री बनाया जाएगा। मंत्री बनाए जाने का कहीं ना कहीं क्राइटेरिया ये रहेगा कि उसका लाभ मिले। आज किसी जाट को यदि बीजेपी बनाती है तो उसका लाभ हरियाणा तक मिलेगा। जहां तक भूपेंद्र यादव का सवाल है, मुझे लगता है कि इस बार कुछ नए खिलाड़ियों को, नए गेंदबाजों को, नए बल्लेबाजों को इस टीम में मौका मिलेगा। नए का मतलब ये नहीं कि वो पहली बार सांसद बने हो सकता है वो 2 बार 3 बार सांसद रहे हों और उनको उचित अवसर नहीं मिला होगा। जैसे आपके पाली के जो सांसद है पीपी चौधरी, यस मैं मानता हूँ कि उनका ब्राइट चांस है, लेकिन जो मौजूदा मंत्री हैं उनमें से अच्छे अच्छे जो मंत्री हैं बीजेपी के, उनके आउट होने की संभावना है। और मुझे लगता है कि उसमें राजस्थान से भी जो लोग हैं उनमें कई आउट हो जाएंगे। जी, समझ में आता है। आने वाले समय में जिन राज्यों में चुनाव हैं, उनको ध्यान में रखते हुए एक यस तरफ राजपूत जो पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान एक फैक्टर बना देश की राजनीति में बीजेपी से उनकी खिलाफत का, तो ऐसे में किसी राजपूत को, अब वो राजपूत राजस्थान से या देश के दूसरे राज्यों से एडजस्ट करेंगे, वो एक अलग मुद्दा है। वैसे ही राजस्थान से जाट को एडजस्ट करेंगे या कहीं और से करेंगे, ये मुद्दा है। ये सवाल जातिगत समीकरणों से तय होगा बनिस्बत की योग्यता से ज्यादा। आने वाले राज्यों के चुनावों में लाभ से ज्यादा तय होगा बनिस्बत की राजस्थान को क्या हासिल होगा उससे। ऐसे में हितेंद्र शर्मा जी, राजस्थान को नई केंद्र की सरकार बनने से कोई बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं करनी चाहिए क्या? राजस्थान की उम्मीदें हमेशा पूरी हुई है। मैं फिर कह रहा हूँ, राजस्थान की उम्मीदें इस बार भी पूरी होगी। मंत्री भी बनेंगे, विकास भी होगा, केंद्र की योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। सरकार बनते ही जिस तरह से ईआरसीपी, हरियाणा से जल विवाद, इन सबको सुलझाया गया था। मैं कह रहा हूं आपसे कि निश्चिंत रहें, राजस्थान के साथ पूरा सम्मान, न्याय और विकास की भावना के साथ केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार काम करेगी। एआरसीपी ने तो सफाया कर दिया गोविंद चतुर्वेदी जी पूरा। ईआरसीपी ने सफाया नहीं करा, वो एक जातिगत परिस्थितियां इस तरह से खड़ी की गई, विपक्ष के द्वारा एक भ्रम फैलाया गया संविधान और आरक्षण को लेकर। हमारे शीर्ष नेतृत्व में उस बारे में सफाई भी दी, मगर हो सकता है हम हमारी बात उस तरह से जनता तक नहीं पहुंचा पाए, इस वजह से कुछ वर्ग विशेष हमारे खिलाफ रहा। इस कारण परिणाम में कहीं ना कहीं कुछ उन्नीस हुआ। गोविंद चतुर्वेदी जी, लगभग 48 घंटे हो गए नतीजे आए हुए, किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा कहाँ है? इसका तो बहुत ज्यादा अच्छा जवाब या तो किरोड़ी लाल जी दे सकते हैं या हितेंद्र जी दे सकते हैं, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि किरोड़ी लाल मीणा ने कुछ कहा है तो देर सवेर वो अपनी बात को पूरा करेंगे, और क्योंकि उनका चरित्र ऐसा रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो देर सवेर उसको अपनी बात को पूरा करेंगे। लेकिन उस एक बयान से आप अंदाज लगाइए कि पूरी राजनीति को उन्होंने हिला के रख रखा है। नतीजे जो भी हैं, जो भी होंगे,
और अलग अलग बातें अपन इस पूरी चर्चा में कर रहे हैं, लेकिन जब धर्म की राजनीति देश में होती है तो फिर उसका काट क्या होता है? ये मतलब मैं बिल्कुल भी न धर्म की राजनीति को सपोर्ट कर रहा हूँ, न जाति की राजनीति को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा के बहाने मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब अति होती है किसी भी चीज की, भाई किसी भी जाति धर्म के हम सब लोग हैं, हम अलग अलग जाति धर्मों के होंगे यहाँ पे बैठे हुए लोगों में भी, लेकिन सबकी बात तो हमको करनी चाहिए। तो जब धर्म की इतनी बात हुई, आप पुराना भी याद करें मीना जी, तो जब कमंडल और उसके जवाब में मुंडक आया, लगभग वही स्थिति इस बार रिपीट हुई है कि जो धर्म का एक बहुत ऊंचा हमने ले जा करके काम खड़ा कर दिया, तो वहाँ जाति। और इसके साथ में एक चीज और जोड़ता हूँ, अगर आप परमिट करें तो जी आप अयोध्या को देखिए, अयोध्या के पास की सीटों को देखिए और दूसरी जगहों को देखिए, प्रधानमंत्री जी के मार्जिन को देखिए, जो 5.5 4.5 लाख रहता था वो 1.5 लाख रहा। लेकिन बिल्कुल इसके पीछे में केवल धर्म या जाति को नहीं देखता। आपने भी देखे होंगे, हम जो सारे लोग यहाँ बैठे हैं सबने देखे होंगे, वो समय समय पर वीडियो आते रहे कि अयोध्या का विकास करने के नाम पर या वाराणसी का विकास करने के नाम पर या उज्जैन में महाकाल का कॉरिडोर बनाने के नाम पर, मैं फिर कहता हूँ कि और कितने लोग मेरे साथी होंगे नहीं होंगे, लेकिन मैं धर्म भीरू हूँ, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धर्म भीरू में किस हद तक हूँ, मैं अपने धर्म के लिए भी कट्टर हूँ। अगर मैं हिंदू हूँ, हिंदू के घर पैदा हुआ हूँ, ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण के घर पैदा हुआ हूँ, मैं कभी नहीं करता ये बातें, लेकिन इसलिए कह रहा हूँ कि वो सब चीजें इंसान में होती हैं और हर आदमी में होनी चाहिए। अगर कोई मुसलमान है उसको अपने धर्म के लिए कट्टर होना चाहिए, लेकिन वो कट्टरता हिंदू की या मुसलमान की या सिख की या ईसाई की एक दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए नहीं होनी चाहिए। और हमने इन सालों में बहुत साफ तौर पर इन सालों में एक ऐसा माहौल बना दिया कि एक धर्म के सहारे दूसरे, भाई कोई भी धर्म के लोग अगर वो, अब आज मान लीजिए बलात्कारी है, तो बलात्कारी को हम किस तरह देखते हैं, हत्यारे को किस तरह देखते हैं? हमको वो कानून के नजरिए से देखना चाहिए, अपराध के नजरिए से देखना चाहिए, लेकिन हम उसको जाति और धर्म पे ले आते हैं। खैर उसको अभी छोड़ें, लेकिन मैं कहना ये चाहता था कि अयोध्या में जो हुआ, कितने लोग बेघर किए गए, हजारों लोग। लेकिन एक सवाल है गोविंद चतुर्वेदी जी, बनारस में कितने मंदिर टूटे, कितने घर टूटे, वो हिंदू के भी टूटे, मुसलमान के भी टूटे। तो मैं कह रहा हूँ कि जब वोट देने आदमी जाता है, भावना पे वोट करता है, वो भावना। और जमीनों में घपलों की भी शिकायतें आई है अयोध्या से। यस वो भी थी कि जमीनों के भाव बढ़ गए घट गए, वो अलग बात है, लेकिन मैं अभी पड़ोसी बात कर रहा हूँ कि जब भावना की बात होती है, तो मैं जब धर्म पे वोट करता हूँ, मैं जाति पे वोट करता हूँ, तो वोट देते जाते समय मैं ये भी सोचता हूँ कि मेरे घर में कितना रोजगार बढ़ा, कितना कम हुआ, कितनी तनख्वाह कम हुई, कितना मेरा किस पे जा रहा है। लेकिन गोविंद चतुर्वेदी जी, ये मेरा एक बहुत वैलिड सवाल है, पूरे देश से, देश के हमारे मीडिया के मित्रगणों से, समाज से भी कि अयोध्या में जब इतना भावनाओं को आहत किया जा रहा था, इतना लोगों को नुकसान किया जा रहा था, घर से बाहर किया जा रहा था, तब सब लोग कहाँ थे? आज जी बोले। नहीं आप पूरा कर लीजिए। मेरा सवाल हो गया गोविंद जी। मीना जी जो आपने एक नाम मीडिया का लिया, मेरे मीडिया के और दूसरे साथी श्याम जी भी यहाँ बैठे हैं, वशिष्ठ जी भी बैठे हैं, राकेश जी मेरे से सीनियर होंगे, लेकिन और मैं किसी को आहत करने के लिए नहीं कह रहा, न मेरे मीडिया के साथियों को आहत करने के लिए कह रहा हूँ, केवल यहाँ बैठे उनकी बात नहीं कर रहा मैं, और भी जो बाहर हैं यहाँ बैठे मेरे से सहमत असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन 45 साल की जर्नलिज्म के बाद मैं ये कहने का हक रखता हूँ कि मेरे मीडिया के साथियों की या मीडिया की क्या स्थिति है। साथियों की अपने कोई कारण हो सकते हैं, मैं उससे सहमत हो सकता हूँ, लेकिन ओवरऑल प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इन वर्षों में जो स्टैंड रखा, आपने जो सवाल किया अयोध्या में या बनारस में या उज्जैन में, सब जगह ये मुद्दे बने, लेकिन वहाँ सवाल यही हुआ कि मीडिया बिल्कुल चुप रहा,
जो उसको नहीं रहना चाहिए था। हम्म, जो मुख्य धारा का मीडिया जिसको हम कहते हैं, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो इस चुनाव के नतीजों ने, गोविंद चतुर्वेदी जी, इस चुनाव के नतीजों ने, आप सब लोग इस बात से सहमत होंगे कि मजबूत तथाकथित समाज के, संभ्रांत तथाकथित समाज के जो बड़े लोग थे तथाकथित, उन लोगों की कमजोरी को एक आम आदमी ने ताकत के रूप में तब्दील किया है। एक आम आदमी ने अपने वोट से उन कमजोर लोगों से ऊपर अपनी जगह बनाई है। सवाल ये है कि अगर अयोध्या, अगर नृपेंद्र मिश्रा के बेटे चुनाव हार रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि इस देश में इस तरह की राजनीति की कोई जगह नहीं है और जनता ने बहुत बहुत समझदारी से इस बात का जवाब अपने वोट से दिया है। अब सवाल श्याम सुंदर शर्मा जी, आपके पास एक सवाल के साथ आती हूँ। आप बहुत देर से जुड़े हैं। श्याम जी, कैबिनेट में जगह किसको मिलेगी राजस्थान से? देखिएगा कि पहले तो सोचा जा रहा था बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि अब आपको 14 दलों का सहयोग लेना है तो संख्या कम हो जाएगी। अब बहुत ज्यादा अर्जुन मेघवाल और भूपेंद्र यादव का नाम तो लगता है आ जाएगा। एक कोई राज्य मंत्री और मिल जाए तो मिल जाए, बाकी और मेरे को लगता है कि पहली खेप में तो ज्यादा लोग राजस्थान के अब आ नहीं पाएंगे, क्योंकि बीजेपी के पास अब बहुत बड़ा फील्ड नहीं रहा। अब उनकी मर्जी नहीं चलेगी, अब तो मर्जी चलेगी सहयोगियों की, क्योंकि आप अब 100 दिन का एजेंडा पहले ही तैयार कर बैठ रहे थे। अब आपको 100 दिन का एजेंडे को लागू नहीं कर सकते। आप देखिए यूसीसी का मामला अब अधजूल में लटकेगा, क्योंकि बिहार में पसंद नहीं करते। और उसके बाद अगर आप बार बार बात आ रही है अग्निवीर का मामला है, अब अग्निवीर का मामला भी अब आपको बैकफुट पे जाना पड़ेगा। तो जो भाजपा के एजेंडे थे उसको बैकफुट पे जाना पड़ेगा। अभी तो सरकार बनाने वाली चुनौती है। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री बने, क्योंकि अब आपको पहली बार प्रधानमंत्री जी को मालूम पड़ेगा कि सहयोगियों के साथ काम कैसे किया जाता है। अब तक तो आप इंडिपेंडेंट थे, सब कुछ करते थे। अब आपके पास इंडिपेंडेंट, अब तो 240 से आए थे, 400 पार की बार मैं तो बार बार चैलेंज करता था, 400 पार क्या 300 पार भी नहीं हो पाएंगे। मैं कई बार कहता था, लोग कहते थे भाई गलत बोल रहे हो, लेकिन मैं कहता था कि हाँ कैसे होगा, क्योंकि आप सही बात है कि मीडिया को स्वतंत्र रूप से बोलने का अधिकार कहाँ कैसे मिलता है ये भी आपको पता है। कि जिस तरह की स्थितियां बनी, कोई बोलने ही नहीं देता था, कोई करने नहीं देता था। लगता था कि भाई ये बोल रहे हैं जो सब कुछ ठीक है। इनके प्रवक्ता, जब मैं कहता था, चैलेंज करता था कि राजस्थान में आप नहीं जीत पा रहे हो, बहुत सारी जगह आपकी स्थिति ठीक नहीं है, नहीं हम तो 25 की 25 जीतेंगे। क्यों आप 25 की 25 जीतोगे? क्या अधिकार है आपको? क्योंकि कांग्रेस की स्थिति ये रही कि अगर गठबंधन वगैरह सही कर लेते तो एकाध सीटें और जीत सकते थे। वहां भी अंतरकलह और विद्रोह की स्थिति बनी। और क्योंकि देखिए जो समझौते में 3 सीटें चली गई है, उसका कांग्रेस को फायदा होगा या लॉस होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। अभी तो आप खुश हो लो कि भाई हमने इतने सांसद पहुंचा दिए वहां पर, लेकिन ये बात सही है कि जिस प्रकार वन नेशन वन इलेक्शन अब लागू होगा नहीं होगा। महिला आरक्षण तो चलो कोई बात नहीं, आपसी सहमति। अब तो आपको मिनिमम प्रोग्राम सहयोगी दलों के साथ बनाना पड़ेगा। अब देखिएगा, अभी कोई स्पीकर का पद मांग रहा है, स्पीकर का पद देंगे नहीं। पहले जरूर दिया था स्पीकर का पद, शिवसेना को दिया था। अब स्पीकर का पद देंगे नहीं तो क्या होगा? रक्षा मंत्रालय किसी को देंगे नहीं है, गृह मंत्रालय किसी को देंगे नहीं, वित्त विभाग किसी को देंगे। अब रेलवे का विभाग जा सकता है नहीं जा सकता, क्योंकि रेलवे है, कृषि है, शहरी विकास है, मांग रहे हैं क्योंकि आपके पास अधिकार कम है। अधिकार जो सहयोग देने वाला है उसके पास ज्यादा है। अब क्या सरकार पूरे 5 साल चलेगी नहीं चलेगी, अभी प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे बहुत सारे, क्योंकि अब प्रतिपक्ष कमजोर नहीं है, मजबूत स्थिति में आया है। पहली बार लग रहा है कि कांग्रेस प्रतिपक्ष का दर्जा प्राप्त करेगी, 2 बार तो कर ही नहीं पाई थी। इस बार कांग्रेस को प्रतिपक्ष का दर्जा मिलेगा। अब कौन बनेगा वो पता नहीं। अधीर रंजन तो हार गए चुनाव। तो जिस प्रकार की स्थितियां राजस्थान में, जिस प्रकार से पूरी राजस्थान में, ये तो सबने पता नहीं क्या देख रहे थे, पूरी राजस्थान में एक भी सीट नहीं आई। इसका मतलब इतनी जल्दी बदलाव कैसे आ गया? क्या मीणा जाति के लोग या गुर्जर जाति के लोग या आपके देखिएगा जाट जो समूह, जो दोनों देखिए जिस प्रकार से जीत के आए, धौलपुर, करौली और भरतपुर, जिस प्रकार की जो बातें चल रही थी कि आपने आरक्षण को लेकर के सही समय पर निर्णय नहीं किया, बहुत बड़ी चुनौती राजस्थान के साथ खड़ी हो गई है। मुख्यमंत्री जी चाहे भले बहुत घूमे, सब कुछ किए, लेकिन सफल नहीं होता है तो फिर उसको कोई नहीं पूछता। आपने देखा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में रिजल्ट पक्ष वाले आए तब उनके मुख्यमंत्री को कोई छेड़छाड़ नहीं। उसने हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ बड़ी अलग स्थिति, 25 की 25 लाएंगे, 5 लाख से अधिक जीतेंगे,
मैं कहता था बड़बोलापना मत बोलो, इस तरह की चीजें ठीक नहीं होती है। वो सारी चीजें अब चुनौती सामने खड़ी होगी। कांग्रेस के लोग अब कहने लगे, अब वो सुनना भी पड़ेगा और उनके अनुरूप आपको विधानसभा में बहुत सारी चीज परिवर्तित भी करनी पड़ेगी। तो भाजपा देश में जो नीतियां लागू करना चाहती थी, आज देखिएगा 5-6 घंटे से जेपी नड्डा जी के घर पे बातचीत हो रही है, अमित शाह बैठे हैं, आपके रक्षा मंत्री जी बैठे हैं कि भाई किसको ले किसको ना ले। बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है कि प्रधानमंत्री जी शपथ तो लेने तीसरी बार, क्योंकि शपथ लेना जरूरी है। सरकार ही नहीं बनेगी तो फिर रहेगा क्या आपके पास। इसलिए स्टेब्लिश सरकार, स्थायी सरकार तो नहीं बन रही है, क्योंकि सहयोगी दल की सरकार हमेशा विचलित करने वाली होती है। देश में कितना अब आउटपुट दे पाओगे क्या नहीं दे पाओगे, ये तो देखिए समय बताया। अभी बार बार आ रहे थे अयोध्या में जिस व्यक्ति को खड़ा किया था 4 लाख वोट थे उसके, तो देखिए सपा ने बड़े तौर तरीके से खड़ा किया। वो हिंदुत्व की बात हो, उसकी बात, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो देखिए जिस तरह से माहौल में परिवर्तन आया और जो प्रधानमंत्री जी कहते थे वो सब दिख नहीं रहा था। और अखिलेश ने जिस प्रकार से खेल किया, बहुत सारा परिवर्तन हो गया। अब राहुल गांधी को पहले मजाक उड़ाया करते थे, अब उसको गंभीरता से लेना पड़ रहा है। अब वो खटाखट की बातें होती थी वो परिवर्तित हो गई। तो देखिए युग परिवर्तन आता है, हमेशा किसी का स्थायी टाइम नहीं रहता। बदलाव ही प्रगति का खेल होता है। नियम है, प्रकृति का नियम है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और इस बार राजस्थान के खाते में राजस्थान की हिस्सेदारी देश की केंद्र की सरकार में उतनी नजर नहीं आएगी जितनी कि इससे पहले की 2 सरकारों में नजर आई है। पौरुष भारद्वाज जी, अगर यूपीए का रिकॉर्ड आपके सामने आ गया तो जरा बता दीजिए। देखिए मीना जी, आपको ध्यान है, वैसे तो खैर आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, जहाँ हमारी सरकार के समय में देखिए सचिन पायलट जी रहे मंत्री, सीपी जोशी जी रहे, चंद्रेश कुमारी जी रही, गिरिजा व्यास जी रही, लालचंद कटारिया जी रहे, नमो नारायण मीणा जी रहे, महादेव सिंह खंडेला जी रहे, उससे पहले वाली में नटवर सिंह जी भी रहे, शीशराम ओला जी भी रहे। इस प्रकार से तमाम राजस्थान को जितनी हमारी सीटें जीती उसके अनुपात में बिल्कुल बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व दिया गया था। परंतु देखिए अभी जो चर्चा चली है मेरी पहले वाली बात की और अभी के बीच में, देखिए जो गोविंद जी भाई साहब ने और श्याम जी भाई साहब ने जो चिंता जताई, और आपने भी अपनी बात में बीच में बात कही थी कि देखिए पिछली बार ऐसा दौर आ गया था कि जहाँ पे अन्याय हो रहा था वहां पे हम सब चुप बैठे हुए थे। हमारे मतलब मीडिया चैनल से पत्रकार तो छोड़िए, मतलब समाज का ऐसा कोई सा वर्ग नहीं बचा था, और जो राजनीतिक व्यक्ति बोलने की हिम्मत करता था तो उस व्यक्ति के साथ भी जो है मतलब उसको किस प्रकार से उसको जलील किया जाता था, उसके छापे पड़वाए जाते थे या उसको ट्रोल किया जाता था सोशल मीडिया पे। हमने सबने वो तस्वीरें देखी। तो देखिए हो सकता है कि मैं आपसे सहमत हूं या आप मुझसे सहमत ना हो, ये जरूरी नहीं है, सहमत होना जरूरी नहीं है, पर हम किसी को बोलने की आजादी किसी की छीन लें और यदि कोई बात हमें हमारे विरुद्ध लगे तो हम उसको आदर नहीं करने की बजाय हम उसको एक शत्रु के तौर पे देखें, हम उसको निपटाएं, हम उसकी इज्जत उछालें, हम उसको नुकसान पहुंचाएं किसी तरह का। तो इस तरह की प्रवृत्ति देखिए मुझे लगता है जो तालिबानी प्रवृत्ति जो है वो कही जानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज ये हुई, चाहे भले भाजपा की सरकार बनने के लिए जा रही है, परंतु एक भारत का जो एक ओरिजिनल डीएनए था, जो सम भाव वाला था, जो हम लोग सनातन के अंदर ही परंपरा है कि हम लोग हमारे दूसरे से भी जो जिससे हम असहमत थे उससे भी उसकी भी हम इज्जत करते हैं। और हमारे सनातन में भी कई थ्योरी परस्पर विरोधाभासी थ्योरी है, लेकिन हम फिर भी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात मैं इस बात को मान के चलता हूँ कि आज चुनाव परिणाम है, कम से कम हमें कहने की आजादी मिली। पौरुष भारद्वाज जी, इसीलिए तो आपको आजादी हमने पहले भी दी हुई थी, आपको हमेशा बोलने का समय हितेंद्र जी से ज्यादा मिलता था। बात ये है कि आप लोग भी अपनी बात मीना जी एक बात आपकी इस जगह मैं तारीफ करना चाहूंगा कि आप रहे और 1-2 चैनल्स के पत्रकार और वाकई में ऐसे रहे कि जिन्होंने हमारी विपक्ष की आवाज को भी उतनी ही शिद्दत से हमें उठाने के लिए समय भी दिया और हमें सपोर्ट भी किया, सही मुद्दों पर सपोर्ट किया कि लेकिन परंतु मीडिया की भी क्या स्थिति हो गई हम सबने देखी थी कि मतलब ऐसा हमें लगता ही नहीं था कि पौरुष जी आप करेक्ट कर लीजिए, हमारा काम किसी को सपोर्ट करना या किसी के विरोध में खड़े होना नहीं, सही जगह आप हो रहा है। मीना जी आप किसी को अवसर दे रहे हैं अपनी बात देने का, तो अपनी बात पहुंचाने का, जनता तक अपनी सही बात पहुंचाने का होता है, तो मीडिया का यही सपोर्ट होता है। मीडिया का सपोर्ट ये नहीं होता। परंतु हमने देखा कि कई जो मीडिया हाउसेस थे, बड़े बड़े हाउसेस थे, मतलब बीजेपी के प्रवक्ता नहीं बोल पाते थे और गलत तथ्यों के साथ में, और एंकर्स बैठ करके पैरवी किया करते थे। मैं मेरा खुद का अनुभव बता दूं कि मेरे खुद का अनुभव एक जगह ऐसा रहा कि एक जगह एक राष्ट्रीय चैनल के ऊपर मैं बैठा हुआ था और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे सामने थे, और आप देखिए नतीजे वाले दिन एक दूसरे राष्ट्रीय चैनल पे मेरे साथ भाजपा के प्रवक्ता तो थे ही, और जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे उनको विश्लेषक बना के बैठा दिया, विश्लेषक बना के बैठा दिया। मीना जी उनको आप देखिए, मतलब कांग्रेस प्रवक्ता को 3-3 प्रवक्ताओं से, बीजेपी की तरफ के 3-3 प्रवक्ताओं से लड़ना पड़ता था टीवी पर।
पौरुष जी, इस समाज में हर व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारियों, जवाबदेही और सीमाओं से बंधा हुआ है। हम किसी दूसरे जी की चर्चा बिल्कुल। यहाँ नहीं करते हैं। हितेंद्र शर्मा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, उसके बाद वेद माथुर जी आपसे सुनूंगी क्या कहना चाह रहे हैं आप। हितेंद्र शर्मा जी, बात ये है कि इस वक्त राजस्थान को तैयार रहना चाहिए कि तुलनात्मक रूप से हमें प्रतिनिधित्व कम मिलेगा, ये बात सही है? मैं सबसे पहले तो सौरभ जी की एक बात का खंडन करना चाहूंगा और आपत्ति दर्ज कराना चाहूंगा कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में तालिबानी सोच का शासन यहाँ पे रहा, ये देश की जनता का अपमान है। देश की जनता ने जिस सरकार को चुना था, बिल्कुल उस रहा। सरकार की आपने तुलना में आपने तालिबान विपक्षियों से को कर संसद रही में नहीं बोलने है। दिया। इसके लिए आप लोगों माफी ने चाहिए। यहाँ पर लोगों को सड़कों पे नहीं बोलने दिया। कोई यदि अपने हित की बात उठाता तो आप लोग ट्रोल करते थे। आपकी ट्रोल आर्मी उसके बुरी तरह पीछे पड़ जाती थी। स्थिति भुगती है सबने। श्याम जी भाई साहब जैसे सीनियर लोग, यहाँ पे गोविंद किसने चतुर्वेदी जी किए? जैसे सीनियर जो वरिष्ठ लोग गलत कह रहे हैं, करेगा, जो गलत नहीं बोलेगा, कह रहे आप बात ये। लोग कहते हैं एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, एजेंसी अपना काम करना बंद कर दें। एजेंसी अपना काम करना बंद कर दें। एजेंसियों ने तो कोई भाजपा के कार्रवाई नेताओं नहीं पे छापे करेंगे। क्यों नहीं मारे, ये बताइए। भाजपा के नेताओं पे छापे क्यों नहीं मारे? हमारी यूपी 2 में तो आपने जो भी हमारे जिन गलत मंत्रियों पर करेगा, आरोप लगाया, हमने जो आगे भी बढ़ के गलत देखिए। करेगा, चाहे वो भाजपा का हो, हितेंद्र चाहे जी वो कांग्रेस का हो, चाहे राजनीति वो में किसी भी आरोप राजनीतिक दल लगाना का नहीं हो, विपक्ष का केवल धर्म उसको होता है। विरोध सुनो, करेगा। हमने जो हमारी भ्रष्टाचार सरकार के करेगा, मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार हमने से मुकदमा हमारी दर्ज जीरो करवाए, हमने टॉलरेंस सीबीआई नीति जांच काम करवाई, करती हमने जेल रहेगी भेजा। और आपके यहाँ भ्रष्टाचार पे एक से भी किसी हमारी नेता जीरो के खिलाफ टॉलरेंस आपने कोई नीति काम कार्रवाई की तो करती बता दो रहेगी। आप मुझे इस बात को। बल्कि आप तो हमारे जिन सौरभ जी, नेताओं मैंने को भ्रष्ट आपसे बताते सीधी थे, बात आपने की, भारतीय जनता आपने पार्टी हमें की वॉशिंग तालिबान मशीन से में डाल तुलना के करा, उसको धो तब भी करके मैंने सुना। बिल्कुल क्लीन मैंने करके मेरी दिखा बारी दिया। का पूरे इंतजार देश में करा था, मंदिर आप देखा आपकी यार। बारी का और इंतजार और और कीजिए। आपकी खुद की सरकार ने जवाब दिया कि ईडी ये ने सौरभ जी, आपकी सिर्फ गलती है, आप 3%, दूसरे की ईडी बात ने को जितने सुनना ही नहीं छापे चाह मारे रहे। उसके सिर्फ 3% केसों के अरे अंदर वहां भैया, पे कोर्ट में दूसरे की चालान बात पेश नहीं करे। सुनो, जब ये आप आपकी बोल रहे थे सरकार तो का हमसे जवाब है सुनिए तो राज्यसभा ना, के अंदर। आप भी हमारी बात 3% सुनिए। केस पे कन्विक्शन हुआ, 3% केस पे, 3% अरे केस में भैया, कन्विक्शन है जब ईडी का, आप पता बोल है रहे थे आपको? मैं क्या कह रहा हूँ, अध्ययन करके आया जब आप कीजिए यहाँ बोल पर। रहे थे तो हम लोग सुनने थे ना। इसी कारण से देश की जनता आपको लगातार नकारती जा रही है, क्योंकि आप किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। यही अच्छा, कारण है कि आपके देश की पता जनता आपको लगातार नकारती आप जा रही दोनों है। ने अपनी बात चुनाव कह दी परिणामों ने है। भैया बता दिया, अभी भी घमंड छोड़ दो। अरे भैया, वेद चुनाव माथुर परिणामों ने क्या बता दिया? आप दोनों का 99 चुनाव में क्या परिणामों ने कहते, बता दिया। हमें 240 को हमारे पास तो किए, हम तो बढ़ के आए हैं। आप अरे लोगों की मेरी क्या बात स्थिति होगी? सुनो, भगवान राम का नाम लेने वालों 240 की को क्या भी स्थिति पहुंच होगी? के, जो धार्मिक 240 को स्थल भी थे, पहुंच के जो हमारे जहां परिणाम राम जी का खराब है संबंध रहा और वहां आप से आप 99 लोग के चुनाव आ तरीके जाओ। आप जीत गए राजस्थान के अंदर और पूरी आप राजस्थान से 99 मुख्यमंत्री तरीके जी के जीत होने गए के और बावजूद आप 240 सीटें तरीके कमाई, हार कैसी गए। बातें करते हो आप लोग? पौरुष जी, कैसी बातें अरे करते हो मुझे भैया, आप बताओ तो आप लोग। 99 में रहे ना, पौरुष जी, आप 99 पौरुष में आप रहते, आप अयोध्या कहते से हैं आ हम रहे हैं, जीत आप गए, चित्रकूट हम से आ रहे हैं, 240 में रामेश्वरम जीत से आ रहे गए, हैं, हार नासिक गए। से आ रहे हैं, ये कौन सबसे सी लेकर बात आते है? हुए आ मेरी रहे हो आप तारीफ लोग। मेरी कैसी बातें समझ कर के रहे हो? करे हो, धर्म का दुरुपयोग करते हो, मेरी राम जी समझ के के जो करे हो, स्थान तो है सबसे कांग्रेस की ज्यादा चुनाव हार तस्वीर के आए हो और आप बात लोग। से बात कर हाँ लीजिए। जी, दोनों आप का ऑडियो 99 पे हैं, हम 240 पे हैं। हमारा प्रदर्शन आपसे कितने गुना बेहतर है, ये दिख रहा है सबको। अरे भैया, ईडी सीबीआई लड़ रही थी आपकी तरफ से चुनाव। आपने इंडिया गठबंधन के प्रमुख सहयोगी केजरीवाल जी को दिल्ली में इंडिया में गिरफ्तार कर लिया। आपकी विश्व जो मीडिया ने भ्रष्टाचार आलोचना करी करेगा, है ईडी आपकी। सीबीआई का आपकी निर्माण जैसी ही ओछी भ्रष्टाचार राजनीति के नहीं करी खिलाफ हम है। लोगों ने, ओछी राजनीति नहीं। ईडी दोनों का सीबीआई ऑडियो बंद 3-3 से करिए, 5-5 दोनों का करोड़ ऑडियो। रुपए। गोविंद चतुर्वेदी जी, आप बोले। आप लोग अगर इस नहीं तरह से नहीं, बोलते जाएंगे तो हमें मैं ऑडियो बंद आपका करना मैं तो पड़ेगा। आप लोग प्लीज समझे। मैं जी गोविंद मैं जी, आ रही हूँ मैं वेद सिर्फ माथुर जी आपके पास। मैं गोविंद सिर्फ जी इतना बोले। एक ही लाइन कहना चाहता हूँ हितेंद्र जी से और पौरुष जी से, दोनों से, कि इस चैनल की और इस एंकर की खासियत ये है कि इनके शो में इस तरह के सीन नहीं होते, और इसीलिए हम जैसे बहुत से साथी हैं जो आना पसंद करते हैं। मेहरबानी करके आप लोगों को करना ये ठीक है, लेकिन एक सीमा के बाद फिर अपन आपस में बात करने के बजाय मीना जी को देखें, है ना। थैंक यू। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। और हितेंद्र जी और पौरुष भारद्वाज जी, प्लीज इस बात का सम्मान करिए कि जनता भी जो आपको देख रही है वो आपको सुनना चाहती है, बजाय कि आप ऐसे इसको सब्जी बाजार बनाएं। आप अपनी बात को बतौर प्रवक्ता की ठीक से रखिए। आप दोनों को ठीक से सुने लोग, इसीलिए तो आप लोगों को बुलाया जाता है और इतना समय भी होता है। अक्सर हमें शिकायत करते हैं लोग कि दूसरे कार्यक्रमों में समय नहीं मिलता, आपको इतना समय मिलता है अपनी बात कहने के लिए। वेद माथुर जी, आप बोले। मैं आती हूँ हितेंद्र जी, आपका लास्ट रिएक्शन लूंगी। पौरुष जी, अब आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे, आपकी बात हो गई है। वेद माथुर जी। मीना जी, सबसे पहले तो मैं सभी पैनलिस्ट की ओर से आपको बधाई देना चाहूंगा कि इस चुनाव के अंदर न्यूज 24 की निष्पक्षता के कारण उनकी जो टीआरपी के आंकड़े आए हैं वो काफी ऊपर बढ़ गए। मतलब आपके जो दर्शक है न्यूज 24 के, उसमें कई गुना वृद्धि हुई है, इसके लिए आपको बधाई हो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां तक प्रतिनिधित्व का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि विकास का और प्रतिनिधित्व का बहुत ज्यादा संबंध नहीं रहा।
आप देखिए, कोई जमाना था जब ममता बनर्जी रेल मंत्री थी या लालू यादव रेल मंत्री थे, तो बिहार में या बंगाल में ही ट्रेनें आती थी। लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट ने भले ही 50 काम सही नहीं किए हों, लेकिन ये एक अच्छा काम किया कि उन्होंने जो रेलों का विकास किया वो लगभग समानता से पूरे भारत में किया। तो मुझे लगता है कि प्रतिनिधित्व से विकास का बहुत ज्यादा संबंध नहीं है, सिर्फ एक भावनात्मक बात है कि जाटों को लगे या मीणाओं को लगे कि हमारा प्रतिनिधित्व। ठीक है, संदेश भी होता है, उत्साह भी बढ़ता है, मेहनत करने वाले की ऊर्जा भी ज्यादा काम करती है जब मौका मिलता है। और राजनीति में तो वैसे भी, राजनीति जैसा कोई भी अगर इसे करियर, वैसे तो समाज सेवा कहते हैं इसे, लेकिन आज की दौर में जब बहुत बड़ी संख्या, एक बहुत बड़ा व्यापार इसमें इन्वॉल्व हो चुका है कि कैसे इस करियर में सफलता हासिल करें, तो वहां पर बहुत कम इसका सक्सेस रेट बहुत कम है अदर करियर्स की तुलना में। तो इसलिए मैम पूरी करना चाहूंगा मैं अपनी बात में। एक बात और कहना चाहता हूँ मीना जी, कि इस चुनाव में ऑल सेड एंड डन आपको मानना पड़ेगा कि विकास और हिंदुत्व मुद्दा नहीं था। इसलिए भाजपा को भी ये समझ में आ गया कि हिंदुत्व से वोट नहीं मिलने वाले। यदि विकास मुद्दा होता तो अयोध्या में बीजेपी नहीं आती, वाराणसी में बीजेपी नहीं आती। जहां तक नहीं, देखिए, दो बार सत्ता में रहने के बाद भी अगर सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी निकल कर आई है, तो उसका एक बड़ा कारण उन्होंने जो काम किए हैं, नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने काम बहुत किए, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लास्ट के आखिरी वर्ग तक के लोगों तक पहुंचने के प्रयास किए, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन काम के साथ साथ दूसरे जो काम और दूसरी जो बातें और जो वॉक युद्ध हुए, उन्होंने ज्यादा माहौल खराब करने में जो काम किया, उससे उनका नुकसान भी हुआ। बहरहाल हितेंद्र शर्मा जी, आखिरी टिप्पणी आपकी, बहुत संक्षेप में। आपका माइक ऑन कर दे। हाँ जी हितेंद्र जी, बहुत संक्षेप में। बहुत संक्षेप में मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। आज भी हम लोग पूरे इंडी गठबंधन से 7 सीट अधिक हमारी आई है अकेले भारतीय जनता पार्टी की। तो इस चीज को लेके ज्यादा विपक्ष हाँ हुल्ला मचा रहा है। हम लोगों से अपेक्षा बहुत ज्यादा रखी गई थी, ये मैं मानता हूं। हमने हमारा टारगेट सेट किया था 400 पार का, कि हम इंडिया अलायंस 400 पार पहुंचेंगे। मगर किन्हीं कारणोंवश हम लोग उस स्टूडेंट की तरह रहे जो स्टूडेंट ने मेहनत तो करी थी 100% लाने की, कि मैं 100 में से 100 नंबर लाऊंगा, मगर हम 80 नंबर लेके आए हैं। और हमसे सवाल वो लोग कर रहे हैं जो 3rd डिवीजन पास हुए हैं या जिनको पास होने का भी मौका नहीं मिला। तो मेरा इतना ही कहना है कि आप इस जनादेश का सम्मान करें। और कांग्रेस को भी मैं बधाई देना चाहूंगा कि वो 2 बार के बाद अपना नेता प्रतिपक्ष बना पाएंगे। इसके लिए मैं कांग्रेस को भी बधाई देना चाहूंगा। जी, आप ये भी याद करिए, आपने कितने सालों बाद इस देश में सरकार बनाई है, इसलिए प्लीज कांग्रेस को मत याद दिलाइए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी हर दिन कोशिश होती है समाज में जो कुछ हो रहा है वो समाज के साथ साझा करें, और जो मंसूबे समाज में कुछ ऐसे लोगों के जो समाज को विकास और सकारात्मक सोच से अलग ले जाना चाहते हैं, उनसे कैसे बचे। इस वक्त देश की सरकार पर पूरे देश की नजरें हैं, निगाहें हैं। समाज और सरकार दोनों मिलकर आगे कैसे इस देश को लेकर जाएंगे, उसी से तय होगा। जब कैबिनेट की तस्वीर तय होगी, कौन कौन लोग होंगे जो इस देश के अलग अलग सेक्टर के कामों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे, और उसमें राजस्थान की कितनी भूमिका होगी, ये सवाल था जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश की। इस बार राजस्थान का प्रतिनिधित्व कम होगा, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है। इस बात के लिए प्रदेश को तैयार हो जाना चाहिए। आज न्यूज़ 24 में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।